we still have problem with our neighbor. And the problem with neighbor will not be solved by military action. Terrorists are coming over the border and they continue to come. We need to come out of these situations. How long will we face these tragedies? And we have a yatra coming now, which is a major yatra. Any small incident that might take place in that will be blown up in the rest of the country. There's a government in Pakistan. I think they are wanting to have पीसफुल एटमॉस्फेयर विद अस वी आर बिग ब्रदर्स। नमस्कार दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे थे ये जम्मू एंड कश्मीर के बहुत बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला का वीडियो था। फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जो कि जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पार्टी है, दो पार्टियां मुश्किल से जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रमुखता से जो अभी तक चुनाव जीतते आ रही थी, इस बार तो काफ़ी खराब परफॉर्मेंस रही दोनों की। एक तो पीडीपी पार्टी है जो कि महबूबा मुफ्ती की है और दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है जो कि फारूक अब्दुल्ला की है। नाउ फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये आपने खुद सुन ही लिया होगा। थोड़ा सा मैं ना इस पूरी चीज़ को डिकोड करता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअल में हो क्या रहा है और फारूक अब्दुल्ला जो ये कह रहे हैं जो करने के लिए इसके मायने क्या हैं। उन्होंने तो बहुत सिंपल वर्ड्स में कह दिया, बट इसके मायने क्या है वो समझना होगा। फारूक अब्दुल्ला कह क्या रहे हैं बेसिकली, पहले उस चीज़ को रिपीट करते हैं, फिर उसको एक एक लाइन करके डिकोड करते हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं सिंपल यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर में जो अटैक्स हो रहे हैं वो टेरर अटैक्स की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले 3 दिन में 4 बार हो चुके हैं, जिसमें हमारे 1 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो चुके हैं, 5 हमारे राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सीवियरली इंजर्ड हैं। उसके अलावा 9 हमारे जो पिलग्रिम्स थे जो कि शिव खोड़ी टेम्पल जा रहे थे उनकी डेथ हो गई है। 33 उनमें से सीवियरली इंजर्ड हैं पिलग्रिम्स। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब इज सजेस्टिंग कि वी शुड टॉक टू पाकिस्तान, टॉक टू आवर नेबर पाकिस्तान अबाउट व्हाट, अबाउट द टेरर अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। फॉर व्हाट? ताकि जो पाकिस्तान की सरकार है वो ये चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीसफुल रिलेशन हो। मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब खुद भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सारे अटैक्स जो हो रहे हैं वो हमारा नेबर पाकिस्तान करवा रहा है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम हियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम पीसफुल जो टॉक्स करेंगे पाकिस्तान के साथ में, सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ खड़ी होती है कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। अब आप इसी लाइन को सेम याद रखिएगा कि हमें पाकिस्तान से बात करके इसको पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए। किस चीज़ को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहिए? जम्मू एंड कश्मीर इशू को। अब पाकिस्तान का स्टैंड क्या है जम्मू एंड कश्मीर पर, आप देखिएगा पिछले टाइम से क्या करता है पाकिस्तान, ये भी आप ध्यान में रखिए। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है। पाकिस्तान यूएई जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है। पाकिस्तान कहीं भी जाता है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है, चाहे वो यूएस जाए, चाहे वो चाइना से बात करे, चाहे वो सऊदी अरेबिया जाए, चाहे वो यूएई जाए। कोशिश क्या है पाकिस्तान की, क्यों जा करके वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर की बात करता है? ताकि वो देश जो है उसमें इन्वॉल्व हों और इस मैटर को जो कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरली सॉल्व करना चाहता है उसको इंटरनेशनलाइज किया जा सके। अब आप सोचो, जम्मू एंड कश्मीर जब भारत का इंटीग्रल हिस्सा है तो उसमें वहाँ पर जब कोई इशू होगा, वहाँ पर जब कोई टेरर अटैक होगा तो उसके लिए हम पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे, या हम यूएस से क्यों बात करेंगे, या हम किसी और कंट्री से क्यों बात करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर, जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी इश्यूज़ हैं उसमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अब यही फारूक अब्दुल्ला सेम वही पर्सन है जो कुछ दिनों पहले मैंने कवर भी किया था कि इनका स्टांस क्या रहता है पाकिस्तान को लेकर के। मैं देखो डायरेक्टली कोई भी इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ इनके बयान सुनने हैं और उसको डिकोड करना है, उसको समझना है क्या कहते हैं ये। यही कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, उनके पास एटम बॉम्ब है। यही फारूक अब्दुल्ला साहब का सेम स्टेटमेंट था और अब उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है सामने। और मैंने आपको सारी कैजुअलिटीज़ भी बता दी कि क्या क्या हुआ है। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा एक्चुअल में इशू क्या है इन लोग को, ये ऐसे बयान क्यों देते हैं, या पाकिस्तान से पीसफुल रिलेशंस बना के रखने के लिए क्यों बोलते हैं, चल क्या रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, आप उसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले क्या था ना, 2014 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में है और बीजेपी की सरकार खास तौर से, उसका अगर आप एजेंडा देखोगे, उसका अगर आप इशू देखोगे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो स्टांस है, तो हम जाते हैं थोड़ा सा वक्त में पीछे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुआ करते थे। तो उस समय भारत ने कोशिश करी थी कि पीसफुली रिजॉल्व कर लिया जाए इस पूरे इशू को, ताकि वो भी कुछ ना करे और हम भी कुछ ना करें और ये इशू वहीं पर ख़त्म हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उस देश का होता है ना जो कि सक्सीड कर रहा हो, आगे बढ़ रहा हो। उनका नुकसान कभी नहीं होता जो कि खुद ही गिरे हुए हैं गड्ढे में। तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सबसे पहली कोशिश करी थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कारगिल हुआ। उसके बाद हम आते हैं 2014 में, फिर से बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है पूरा, और कोएलिशन की ज़रूरत नहीं होती है, बीजेपी के पास अपनी मेजॉरिटी होती है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद फिर से स्वेरिंग इन सेरेमनी में नवाज शरीफ को बुलाया जाता है। उस समय भी संयोग से नवाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री थे, वो फिर से आते हैं भारत और फिर से एक पीस टॉक्स शुरू करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पुलवामा होता है। तो आप इन सारे इंसिडेंट्स को, अभी तो सिर्फ 2 बड़े इंसिडेंट मैंने आपको बताया जो आपने टीवी वगैरह कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, लेकिन आप देखो ऐसे छोटे छोटे कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं पीसफुल के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी लेड गवर्नमेंट कर रही है। मैं बीजेपी लेड गवर्नमेंट का स्टांस इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बिकॉज इनके टाइम की अभी सरकार है, इसलिए आपको ये समझना है कि इनका क्या स्टांस है कश्मीर को लेकर के या जम्मू एंड कश्मीर के पूरे एरिया को लेकर के, पीओके को लेकर के। तो अब क्या होता है कि ये 2 बार हमने कोशिश की, दोनों बार इन्होंने पीछे से अटैक किए, पीछे से फंडिंग करी, ये सारी चीज़ें करी, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ख़त्म हो गया एकदम से। तो इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी हमारे जो इस गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं, दे आर वेरी मच एंटी पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि ऑलरेडी भाई दूध का जला, मतलब चाय का जला तो भाई दूध, ये छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वो वाली स्थिति है। और फारूक अब्दुल्ला इज सजेस्टिंग टू टॉक टू पाकिस्तान, और उससे क्या होगा, ये मैटर इंटरनेशनलाइज होगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। जम्मू एंड कश्मीर में ये पूरी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है वो आपको समझने की कोशिश करनी है आफ्टर 2014। अब 2014 के बाद क्या हुआ ना, एक हुर्रियत था, हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिकली एक, जिसके फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर हैं, पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती थी, वो सब लोग मिला करके वो सब हुर्रियत का हिस्सा थे। और हुर्रियत बेसिकली क्या करता था, हुर्रियत पे इल्ज़ाम क्या है कि वो बेसिकली स्टोन पेल्टिंग जितनी भी जम्मू कश्मीर में होती थी, हुर्रियत उसको फंड करता था, मतलब हुर्रियत उसकी फंडिंग देता था। लेकिन जब से ही सरकार चेंज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, दे हैड अ वेरी डिफरेंट स्टांस। और इनको ना कोalition की ज़रूरत नहीं थी, ना इनको फारूक अब्दुल्ला की ज़रूरत है, इनको किसी हुर्रियत वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी खुद की अपनी मेजॉरिटी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बहुत हार्ड स्टेप्स लिए हुर्रियत के ऊपर और एकदम गायब हो गया हुर्रियत। उसके बाद देखिए स्टोन पेल्टिंग खत्म हुई, 370 को डाइल्यूट किया गया। तो अब कश्मीर में एक्चुअल हुआ क्या रहा है, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो चला जा चुका है। अब जब स्पेशल स्टेटस गया है तो वहाँ के लोगों को तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन वहाँ पर जो लोग अपनी कश्मीर की राजनीति को लेकर के रोटियां सेक रहे थे उनको बड़ा नुकसान है। आप समझने की कोशिश करना क्यों नुकसान है। लेट्स गो टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में देखो गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। पाकिस्तान में 2 फ्रंट्स हैं। एक फ्रंट है जो कि रिलीजियस फ्रंट है, विच इज़ जिसको चलाया जाता है किसके द्वारा, हाफिज सईद, ये नकवी वगैरह द्वारा ये लोग चलाते हैं उसको। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रेडिकलाइज करते हैं थ्रू रिलीजन। और उसके बाद दूसरा फ्रंट है, वो है उनकी आर्मी का फ्रंट। उनका काम क्या है, उनका काम है फंड्स जुटाना, टेरर फंडिंग लेके आना, उसके बाद ट्रेनिंग कैंप्स बनाना, ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें। तो दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। और एक लेबनीज राइटर है, मैं उस राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उनका रिसर्च पेपर है पूरा एक पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर, मैं पिन कर दूंगा आपको कमेंट में, आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। उन लेबनीज राइटर का ये कहना है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज एक्चुअल में उसके आतंकवादी ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स उन्होंने बना रखे हैं, रक्षा तैयबा टाइप, वो उनसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। क्यों ऑर्गेनाइज्ड हैं? बिकॉज दे नो देयर ऑब्जेक्टिव। पाकिस्तान की आर्मी को तो अपना ऑब्जेक्टिव भी नहीं पता है कि उनको करना क्या अगले साल में, व्हाट दे हैव टू अचीव, दे डोंट नो। बट वहीं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दे नो व्हाट दे हैव टू अचीव। तो एक पूरा एक अलग फ्रंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर में। तो अब जो ये मौलाना हैं, ये जो जितने ये हाफिज सईद टाइप लोग हैं, इनकी जो राजनीतिक रोटी है ये कैसे सिकती है, ड्यू टू जम्मू एंड कश्मीर इशू। अब अगर जम्मू एंड कश्मीर इशू के लोकल्स ही वहाँ पर रेडिकलाइज ही नहीं होंगे तो हाउ विल दे विल एंटर इन जम्मू एंड कश्मीर, ये एक बहुत बड़ा इशू है। और 370 जाने के बाद इनको इतनी मिर्ची इसीलिए लगी है और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही हैं बिकॉज वो इशू ख़त्म होना शुरू हो चुका है। अब वो इशू ख़त्म होने का सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे आया, इलेक्शंस में आ गया। इसीलिए ये अटैक जो है इलेक्शन के बाद किए जा रहे हैं। इलेक्शन में क्या हुआ कि जिस जम्मू एंड कश्मीर में, खास तौर से वो कश्मीर का सदर्न कश्मीर वाला हिस्सा, अनंतनाग, श्रीनगर की आप बात करिए, अनंतनाग की बात करिए, बडगाम की बात करिए, आप चले जाइए उधर के साइड में जो बारामूला वाला एरिया है, वहाँ पर देखिए, पुंछ में देखिए, राजौरी में देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज है, जहाँ पर 7%, 10% वोट पड़ते थे, इस बार 370 के डाइल्यूट होने के बाद वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ करके 47% तक पहुँच गया है। 50% तक वोटिंग हुई है कई जगहों पे, कई बूथ पे। तो आप समझिए कि ये वोटिंग परसेंटेज जब इंक्रीज हुआ है तो दैट मीन पीपल वांट टू मेक देयर रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ के लोग चाहते हैं कि नेता हमारा चुन करके जाए और हमारे जो लोकल मुद्दे हैं उनको वहाँ पर रखे अपने पार्लियामेंट के अंदर में। और पार्लियामेंट के अंदर में जब हमारे लोकल मुद्दे रखे जाएंगे तो फिर यहाँ का विकास होगा। लोगों का ये चाहना है। जब लोग इतना ज़्यादा मात्रा में जा करके वोट करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम इन
जो रेडिकलाइज करते हैं लोग, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी वो। और बहुत बड़े बड़े ये जो राजनीति करते हैं, इन लोगों का पॉलिटिकल करियर, मतलब इन लोगों का पूरा अपना करियर ही खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके वजह से आप जम्मू एंड कश्मीर और खास तौर से जम्मू के रीजन में, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग ज़बरदस्त हुई है, तो वहाँ पर ये टेरर डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये पिछले 3 दिन में जो 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, ये एक्चुअल में फाइट फॉर एग्जिस्टेंस है इनकी, क्योंकि इनका वजूद खत्म हो जाएगा पूरे जम्मू एंड कश्मीर से। अगर वहाँ पर सरकार फॉर्म होती है, अगर वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हो जाते हैं, तो इनका वजूद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हुर्रियत वैसे ही खत्म हो चुका है। जो इनके सॉफ्ट साइडेड लोग थे, जो इनके सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे पाकिस्तान को लेकर के, वो पूरी तरीके से साइड हो चुके हैं। तो इसका माइनस सिंपल है कि इनका एग्जिस्टेंस अब बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पर, और इसीलिए अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ पर। अब उसी लड़ाई के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। और हालांकि ये जो चारों अटैक हुए, इसमें तो मैं क्लियरली रूप से मानता हूँ कि सिक्योरिटी लैप्सेस थे इसमें, लेकिन लेट्स सी अभी होने में क्या वाला है। अभी बेसिकली आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली जाने वाले हैं G7 समिट के लिए, लेकिन इटली जाने से पहले उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है, इंपॉर्टेंट रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी के बारे में डायरेक्टली हमारे NSA अजीत डोवाल साहब से बात की है। और उसमें हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी प्रेजेंट थे। उसमें हमारे जो वहाँ के LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि वो UT है भी, तो उनको भी बुलाया था। तो ये सारे लोग एक मीटिंग करते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लाइंस हैं, उसको अगर आप देखोगे तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि वहाँ पर क्या होने वाला है। उन्होंने सिंपल कहा है, डिप्लॉय फुल स्पेक्ट्रम ऑफ काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज़। काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज़ पूरी तरीके से आप वहाँ पर डिप्लॉय कीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब साफ ये कहता है कि आप जितना भी हार्डली जा सकते हो उस पूरे एरिया में आप जाइए, बिकॉज ये जो 4 टेरर अटैक हो चुके हैं, वहाँ के लोकल सिविलियंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इसके लिए ऐसी स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे, और ऐसे हार्ड स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है भी। और NSA अजीत डोवाल भी इस मीटिंग में प्रेजेंट थे, तो उनका भी सिंपल यही मानना था कि सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, सर्च ऑप्स चल रहे हैं, और जहाँ शक भी है वहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जाएंगे। तो जितने सिंपैथाइजर्स हैं ना, जो ऐसे टेररिस्ट को पनाह देते हैं, जो अभी पकड़ा भी गया है, ऐसे लोगों को सबसे पहले वहाँ से एलिमिनेट किया जाएगा। और जितने भी टेररिस्ट और भी, बिकॉज अभी कहा जा रहा है 10 से 12 टेररिस्ट और हो सकते हैं, छुपे हो सकते हैं अलग अलग हाइडआउट्स में, तो उनको भी सीधा सीधा एलिमिनेट किया जाएगा। किसी को पकड़ के रखने का कोई इसमें चांस नहीं है। ये आपको सीधी सीधी इस लाइन से ही समझ में आ गई है। अब इसमें जो हमारे अमित शाह भी प्रेजेंट हैं, और अमित शाह के साथ मनोज सिन्हा जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ये गाजीपुर से आते हैं, वहाँ से इलेक्शन जीत करके MP भी बने हुए हैं। अभी फिलहाल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब इन तीनों लीडर्स को आप देखो, ये तीनों लीडर्स यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड मनोज सिन्हा, आप इनका अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखोगे, स्टांस देखोगे जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, ये तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लीडर्स हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। तो वहाँ पर जब ये तीनों बैठ करके किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, NSA अजीत डोवाल के साथ, जिनकी अपनी हिस्ट्री है एक पूरी, आप जानते हो वो हिस्ट्री उनकी, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अब जम्मू एंड कश्मीर में क्या होने वाला है सिक्योरिटी पर्पज़ से। पूरी तरीके से वहाँ पर अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया है, और वहाँ जितने भी ये टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, जितने भी टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, जिन पे शक भी है, सबके खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया भी जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? ये सारी चीज़ें जो अभी 4th अटैक हुआ है उसके बाद ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। 4th अटैक मैंने कवर भी किया, आपको पता ही होगा। 4th अटैक जो है वो गंदो एरिया में हुआ है, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और डोडा का ये अपने आप में 2nd अटैक है। और इस बार आर्मी की जो राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट थी, उनसे एनकाउंटर हुआ इन टेररिस्ट का। तो उसके बाद ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। तो आई होप आपको ये पूरा जो मंसूबा है, फारूक अब्दुल्ला का बयान, उसकी डिकोडिंग, पाकिस्तान का क्या पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है जम्मू कश्मीर को लेकर के, इस रिव्यू मीटिंग में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, इस बार अनअकैडमी ने UPSC CSC 2023 में 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ही लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। तो सिंपली इस जो अनअकैडमी की ये जो सक्सेस है, उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और इसीलिए हमने अपनी UPSC CSC की कोर्स फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया। जिस UPSC की प्रिपरेशन के लिए आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए खर्च हो जाते हैं, उसकी प्राइस में हमने बिगेस्ट एवर ड्रॉप करके उसको 29,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में, इस डिस्काउंटेड प्राइस में आप UPSC CSC की प्रिपरेशन कर सकते हो विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, लाइक प्रतीक सर, लाइक सुदर्शन सर, मधुकर सर। अब आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है, जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको APYT10 यूज़ करना है, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, फारूक अब्दुल्ला का बयान, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।